स्वागत है। आज हम स्टीफन कोवी की काफ़ी जानी-मानी किताब प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें पर आधारित एक सार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और ये फोकस करता है उन सिद्धांतों पर जो व्यक्तिगत और प्रोफेशनल मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवनों में ज़्यादा असरदार बनने में मदद करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम उन मूल सिद्धांतों को समझेंगे जो इस सार में बताए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई सतही तरकीबें या जिसे कहते हैं क्विक फिक्स उन पर नहीं है, बल्कि ये चरित्र विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट और सफलता के यूनिवर्सल सिद्धांतों पर ज्यादा जोर देता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। और ये बात सच में ध्यान देने लायक है कि लेखक का फोकस बाहरी तकनीकों पर नहीं है, बल्कि अंदरूनी बदलाव पर है। मतलब चरित्र और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। उनका मानना है कि सच्ची प्रभावशीलता, असली इफेक्टिवनेस यहीं से शुरू होती है, सिर्फ बाहर का व्यवहार बदलने से नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जड़ पर काम करना, न कि सिर्फ पत्तियों पर पानी देना। हाँ, सही कहा। तो पहली आदत वो है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सार कहता है कि इसका मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। लेकिन ये सिर्फ जिम्मेदारी लेने से कुछ ज्यादा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ जिम्मेदारी लेना नहीं है, ये अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्स चुनने की जो आज़ादी है, उसको पहचानना है। देखिए, मोटी तौर पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव, और दूसरे सक्रिय, प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग बाहरी चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, जैसे मौसम कैसा है, या दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, या कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा, अगर मौसम अच्छा है तो मूड अच्छा, किसी ने कुछ कह दिया तो मूड खराब। मतलब उनका कंट्रोल बाहरी चीजों के हाथ में होता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ जो सक्रिय लोग होते हैं, वो अपने मूल्यों, अपनी वैल्यूज से चलते हैं। वो समझते हैं कि जो भी बाहर हो रहा है स्टिमुलस, और जो उनकी प्रतिक्रिया है रिस्पॉन्स, उसके बीच में ना एक चुनाव करने की जगह होती है। अच्छा, एक गैप होता है। हाँ, एक स्पेस, और वो उस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो मौसम नहीं बदल सकते, पर वो चुन सकते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। छाता लेके निकलना है, या भीगने का मजा लेना है, या शायद घर पर ही रह के कुछ और काम करना है। तो ये वो वाली बात हुई, सर्कल ऑफ कंसर्न बनाम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाएं जिन्हें हम बदल सकते हैं, ना कि उन पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ट्रैफिक जाम में चिल्लाने के बजाय शायद उस वक्त का इस्तेमाल कुछ सुनने या सोचने में करें। एकदम सही। सक्रिय लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं, मतलब प्रभाव का दायरा। वो उन चीजों पर काम करते हैं जहां वो कुछ बदलाव ला सकते हैं। जबकि जो प्रतिक्रियाशील लोग होते हैं, वो अक्सर सर्कल ऑफ कंसर्न यानी चिंता के दायरे में फंसे रहते हैं। दूसरों की गलतियां, दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसी चीजें जिन पर उनका कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। और उससे होता क्या है? नतीजा, उनका जो प्रभाव का दायरा है वो और सिकुड़ जाता है। इसलिए सक्रियता पहली और सबसे बुनियादी आदत है। ये हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनाती है, पैसेंजर नहीं। ठीक है, ये समझ आया, बहुत जरूरी। अब दूसरी आदत, अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब हुआ कि अपनी मंजिल तय करना, अपनी विजन, अपना नजरिया साफ रखना। सौर कहता है कि हर दिन अपने लंबे समय के लक्ष्य के हिसाब से जीना। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? हाँ, है तो थोड़ा दार्शनिक पर बहुत प्रैक्टिकल भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले ये तय कर लें कि आप आखिर पहुंचना कहाँ चाहते हैं। ये एक तरह से अपनी जिंदगी का नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। कोवी सलाह देते हैं कि एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाया जाए, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट मतलब ये कि आपके जीवन के सिद्धांत क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, क्या योगदान देना चाहते हैं दुनिया में। अच्छा, तो ये सिर्फ करियर के लक्ष्यों के बारे में नहीं है, ये उससे बड़ा है। जैसे कि एक दोस्त के तौर पर, या पेरेंट के तौर पर, या समाज के सदस्य के तौर पर हम कैसे जीना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जिंदगी की हर भूमिका पर लागू होता है। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो रोज के छोटे छोटे फैसले लेना कितना आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है। मान लीजिए आपका एक लक्ष्य है सेहतमंद रहना, ये आपका अंतिम लक्ष्य हुआ। तो जब आपके सामने जंक फूड और सेहतमंद खाने का ऑप्शन आएगा,
तो आपका फैसला अपने आप उस अंतिम लक्ष्य से गाइड होगा। अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो हम अक्सर बस तात्कालिक इच्छाओं या दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से बहते चले जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि दिन शुरू करने से पहले ये सोचें कि जो करने जा रहे हैं क्या वो हमें हमारे असली लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या नहीं। और यहीं से शायद तीसरी आदत जुड़ती है, प्राथमिकता तय करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ बिल्कुल, ये दूसरी आदत का ही आप कह सकती हैं एक्शन प्लान है। अगर दूसरी आदत मानसिक रचना थी, मेंटल क्रिएशन यानी लक्ष्य तय करना, तो तीसरी आदत है भौतिक रचना, फिजिकल क्रिएशन, मतलब उन लक्ष्यों पर काम करना। और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये असल में सेल्फ मैनेजमेंट है, खुद को मैनेज करना। सार में जरूरी यानी इंपॉर्टेंट बनाम गैर जरूरी नॉट इंपॉर्टेंट, और तत्काल यानी अर्जेंट बनाम गैर तत्काल नॉट अर्जेंट का जिक्र है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्या चीज है? जरूर। कोवी कामों को ना 4 हिस्सों में बांटते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं इन्हें। पहला क्वाड्रेंट ये है जरूरी और तत्काल काम, जैसे कोई संकट आ गया, कोई एकदम नजदीक की डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट, यहाँ तो हमें काम करना ही पड़ता है, आग बुझाने वाले काम। दूसरा क्वाड्रेंट ये है जरूरी लेकिन गैर तत्काल, जैसे योजना बनाना, रिश्ते बनाना, कोई नई स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना, रोकथाम के उपाय करना। ये है असल में प्रभावशीलता का क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट ये काम गैर जरूरी होते हैं लेकिन लगते तत्काल हैं, जैसे कुछ मीटिंग्स, कुछ फोन कॉल्स, बेवजह के इंटरप्शंस। ये थोड़ा धोखे वाला क्वाड्रेंट है, क्योंकि अर्जेंसी हमें व्यस्त रखती है पर काम जरूरी नहीं होता। और चौथा क्वाड्रेंट ये ना तो जरूरी है ना ही तत्काल, मतलब समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां, फालतू की चीजें। ये बर्बादी का क्वाड्रेंट है। और प्रभावशाली लोग क्वाड्रेंट 2 पे फोकस करते हैं। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में तो हम ज्यादातर क्वाड्रेंट 1 की आग बुझाने में या फिर क्वाड्रेंट 3 की उन तत्काल लगने वाली चीजों में ही उलझे रहते हैं। क्वाड्रेंट 2 के काम टालना आसान होता है क्योंकि वो तत्काल नहीं लगते, है ना? हाँ, यही तो चुनौती है। जो लोग सच में प्रभावी होते हैं वो क्वाड्रेंट 1 को मैनेज करते हैं, उसे कम करने की कोशिश करते हैं। वो क्वाड्रेंट 3 और 4 की चीजों को हिम्मत करके न कहते हैं और अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि क्वाड्रेंट 2 में जितना ज्यादा निवेश करेंगे, भविष्य में क्वाड्रेंट 1 की समस्याएं उतनी ही कम होंगी। जैसे रोज एक्सरसाइज QI करेंगे तो सेहत से जुड़े संकट QI कम आएंगे। हाँ, ये बात तो है। पर इसके लिए अनुशासन चाहिए और न कहने की हिम्मत भी। सही कहा, ना कहना भी सीखना पड़ता है। चलिए चौथी आदत पर आते हैं। जीत जीत की सोचें, थिंक विन विन। ऐसे समाधान खोजना जिससे सभी को फायदा हो। सार कहता है कि सच्ची सफलता आपसी लाभ में है। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है, खासकर आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जीत जीत सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है, एक फिलॉसफी है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में सफलता या संसाधन सीमित नहीं है, सबके लिए पर्याप्त है। इसे वो अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जिसे जीत हार कहते हैं, मतलब मेरी जीत के लिए तुम्हारा हारना जरूरी है। हाँ, जो ज्यादातर दिखता है। हाँ, या फिर हार जीत मतलब चलो मैं ही हार मान लेती हूँ, शांति बनी रहेगी। या सबसे खराब हार हार कि अगर मैं नहीं जीत सकती तो तुम्हें भी नहीं जीतने दूंगी। ओह, तो ये सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित है। बिल्कुल, ये मानता है कि ज्यादातर स्थितियों में अगर हम कोशिश करें तो ऐसे समाधान मिल सकते हैं जिनसे सभी पक्षों को कुछ न कुछ मिले, सभी संतुष्ट हों। और ये लंबे समय के रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर आप हमेशा जीत हार की सोचेंगे तो लोग कब तक आप पर भरोसा करेंगे, कब तक आपके साथ काम करना चाहेंगे? हाँ, बात तो सही है। हालांकि कोवी ये भी कहते हैं कि अगर वाकई जीत जीत संभव न हो पा रहा हो तो कभी कभी नो डील यानी समझौता न करना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बजाय इसके कि कोई ऐसा समझौता कर लें जो एक पक्ष के लिए ठीक ना हो। मतलब अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, भले ही उस वक्त कोई डील ना हो। ये दिलचस्प है। अब पांचवी आदत, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सार कहता है बोलने से पहले सहानुभूति से सुनना, एम्पैथी के साथ। ये तो बहुत सीधी सी बात लगती है, पर शायद असल में करना सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। बिल्कुल, हम में से ज्यादातर लोग
समझने के इरादे से नहीं सुनते, हम सुनते जवाब देने के इरादे से। हाँ। हम या तो बोल रहे होते हैं या मनी मन सोच रहे होते हैं कि अब क्या बोलना है। हम अपनी सलाह देने, अपनी कहानी सुनाने, अपना नजरिया बताने के लिए उतावले रहते हैं। कोवी इसे कहते हैं सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, एपैथिक लिसनिंग। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, इसका ठीक मतलब क्या है? सिर्फ ध्यान से सुनना काफी नहीं है? नहीं, ये इससे थोड़ा ज्यादा है। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण का मतलब है कि आप सच में खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर सुनने की कोशिश करें, उनके नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करें। ये सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे मतलब, भावनाएं, चिंताएं, उन सबको समझना है। और ये सब बिना अपना जजमेंट दिए, बिना सलाह दिए, बिना अपनी बात बीच में लाए, बस समझने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि जब हम ऐसा करते हैं तभी सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है, तभी वो खुलकर अपनी बात कह पाता है ना? एकदम। और जब उन्हें ये एहसास होता है कि हाँ, सामने वाले ने मुझे समझा है, तभी शायद वो हमारी बात सुनने को भी तैयार होते हैं। बिल्कुल सही। जब आप किसी को सच में समझते हैं तो आप विश्वास बनाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और जहां विश्वास होता है वहीं आप अपनी बात असरदार तरीके से रख सकते हैं, और वहीं जीत जीत वाले समाधान भी निकल सकते हैं। तो ये आदत, 5वीं आदत, असल में चौथी आदत की नींव है। हाँ, बिना समझे सहयोग कैसे होगा? बिल्कुल। ये आदतें तो वाकई एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब छठी आदत है तालमेल बिठाएं या सिनर्जाइज। सार कहता है टीम वर्क के जरिए लोगों की ताकतों को जोड़ना, सहयोग से बेहतर नतीजे पाना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर सिनर्जी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ टीम वर्क ही है या कुछ और? सिनर्जी का मतलब है कि संपूर्ण उसके हिस्सों के योग से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 3 हो सकता है, या 10 या 100 भी। अच्छा। ये तब होता है जब लोग अपने मतभेदों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को सच में समझते हुए, यानी आदत 5 का इस्तेमाल करते हुए, और एक साझा लक्ष्य आदत 2 के लिए, जीत आदत 4 की मानसिकता से मिलकर काम करते हैं। तो ये सिर्फ सहयोग नहीं है, बल्कि एक तरह का रचनात्मक सहयोग है, क्रिएटिव कोऑपरेशन, जहां अलग अलग विचारों, अलग अलग नजरियों के मिलने से कुछ ऐसा नया और बेहतर बनता है जो शायद अकेले में कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, बिल्कुल यही। सिनर्जी मानती है कि मतभेद, डिफरेंसेस, वो कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। जब अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग अनुभव, अलग अलग ताकतें एक साथ आती हैं तो कमाल के नए और बेहतर समाधान निकल सकते हैं। लेकिन सिनर्जी ऐसे ही नहीं हो जाती। इसके लिए खुलापन चाहिए, एक दूसरे के लिए सम्मान चाहिए, और विश्वास का माहौल होना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें तो ये पिछले 5 आदतों का नतीजा है। आप सिनर्जी पैदा नहीं कर सकते अगर आप सक्रिय नहीं हैं, आपका लक्ष्य साफ नहीं है, आप प्राथमिकताएं तय नहीं करते, जीत हार की सोचते हैं, या दूसरों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, ये समझ आता है कि ये सब कैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, एक के ऊपर एक। और आखिरी में 7वीं आदत, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। सार कहता है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से खुद को लगातार नया करना, रिन्यू करना। ये संतुलन और निरंतर सुधार के बारे में है। हाँ, और ये आदत है जो बाकी सभी 6 आदतों को संभव बनाती है और उन्हें बनाए रखती है। ये है खुद पर निवेश करने की आदत, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। कोवी इसे 4 मुख्य आयामों, डायमेंशंस में देखते हैं। पहला, शारीरिक, मतलब एक्सरसाइज, सही खाना पीना, पूरी नींद लेना, स्ट्रेस मैनेज करना, अपने शरीर का ध्यान रखना। दूसरा, मानसिक, मतलब पढ़ना, सीखना, लिखना, सोचना, योजना बनाना, नई चीजें एक्सप्लोर करना, अपने दिमाग को तेज रखना। तीसरा, सामाजिक, भावनात्मक, मतलब दूसरों के साथ अच्छे, सार्थक रिश्ते बनाना, लोगों की मदद करना, सहानुभूति रखना। ये आदत 4, 5, 6 से काफी जुड़ा हुआ है। अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करना। चौथा, और आध्यात्मिक, इसका मतलब है अपने मूल्यों को जानना, उन पर टिके रहना, प्रकृति से जुड़ना, ध्यान करना, या ऐसी चीजें पढ़ना या सुनना जो आपको प्रेरणा दे, अपने अंदरूनी कोर को मजबूत करना। तो ये सिर्फ ब्रेक लेना या छुट्टी पर जाना नहीं है, बल्कि इन चारों एरिया में नियमित रूप से रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ करना है, ताकि हम थक न जाएं और लंबे समय तक असरदार बने रहें।
जैसे वो कहानी है ना लक्कड़हारे की, हाँ बिल्कुल। कि अगर वो आरी तेज नहीं करेगा तो पेड़ काटने में उसे मेहनत ज्यादा लगेगी और पेड़ कम कटेंगे। बिल्कुल वही बात है। ये खुद की देखभाल, सेल्फ केयर और नवीनीकरण, रिन्यूअल की प्रक्रिया है। और ये समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। ये शायद सबसे जरूरी निवेश है जो हम कर सकते हैं। अगर आप इन चारों आयामों का ध्यान नहीं रखते तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। चाहे आप बाकी आदतें अपनाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, ये 7वीं आदत आपको बाकी सभी आदतों को जीने की ताकत और क्षमता देती है। तो अगर हम इन सबको समेटें तो इस सार का निचोड़ क्या है? प्रभावशाली होना सिर्फ बाहरी सफलता या प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। यह अंदर से शुरू होता है, चरित्र से, अनुशासन से, सिद्धांतों से और सार्थक रिश्ते बनाने से। हाँ बिल्कुल, ये एक अंदर से बाहर का नजरिया है, इनसाइड आउट अप्रोच। सच्ची सफलता और खुशी बाहरी चीजों से ज्यादा आपके अंदरूनी चरित्र और आपके सिद्धांतों पर निर्भर करती हैं। और ये जो 7 आदतें हैं, ये एक तरह का ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है, जिसे कोई भी व्यक्ति पहले व्यक्तिगत स्तर पर जीत हासिल कर सके। वो पहली 3 आदतें, प्राइवेट विक्ट्री, और फिर दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर सके, अगली 3 आदतें, पब्लिक विक्ट्री। और इस पूरी प्रक्रिया को लगातार नवीनीकरण 7वीं आदत के जरिए बनाए रख सके। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। आज हमने स्टीफन कोवी की प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों के सार के जरिए इन शक्तिशाली सिद्धांतों पर एक नजर डाली, सक्रिय बनने से लेकर आरी को तेज करने तक। और ये साफ है कि ये आदतें कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है, क्योंकि ये आदतें इतनी आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और चरित्र पर आधारित हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक या 2 आदतों पर बहुत ज्यादा फोकस करना या उनमें महारत हासिल कर लेना काफी हो? या फिर क्या इनकी असली शक्ति इनके एक साथ आने में है, इनकी आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी में? क्या सिर्फ ज्यादा काम करने, ज्यादा प्रोडक्टिव होने के बजाय एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने के लिए इन सभी का एक साथ अभ्यास करना जरूरी है? इस पर सोचा जा सकता है कि कैसे ये आदतें मिलकर सिर्फ हमें ज्यादा करने में नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं।